नाज़रीन, तिल अवीव में इजरायली पेंटागन को निशाना बनाने का फैसला किया गया है। इस वक्त प्लानिंग मुकम्मल हो चुकी है। इजरायली जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, जो नेशनल कमांड सेंटर है और उनके जो आर्मी चीफ का ऑफिस है, यानी उनकी जो पूरी एक मिलिट्री कमांड है जहां पर वो बैठती है, जो उनकी वॉर मिनिस्ट्री है, जो उनका सबसे हाईली सिक्योर्ड एरियाज हैं, जो अंडरग्राउंड उनकी फैसिलिटीज हैं तिल अवीव के अंदर, जो मिलिट्री फैक्ट्रीज हैं तिल अवीव के अंदर, उस एरिया को निशाना बनाने का इस वक्त फैसला किया गया है। ईरानी और हिजबुल्लाह के बैलिस्टिक मिसाइल, ये रिपोर्ट सामने आई है कि वो इस एरिया को पेनिट्रेट करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं और ये पहली बार होगा कि इस एरिया को इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता और ना ही इसकी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो उस तरह से कोई अवेलेबल है। यानी ये सबसे उनके सिक्योर्ड एरियाज है, उनका आर्मी चीफ, उनके सारे जो समझ लें कि लीडरशिप है वो यहां पर बैठती है। तो इस एरिया को निशाना बनाने का फैसला किया गया है। 3 मरकजी बेसेस जो पूरे इजराइल की हैं, यानी 3 प्राइम बेसेस, वो भी निशाने के ऊपर हैं तिल अवीव के सबर्ब्स में, ठीक है, तिल अवीव की सराउंडिंग के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये तैयारी किस तरह से हुई है, तिल अवीव में इस वक्त किस तरह से खलबली मची हुई है, बहुत सारी जो साइट्स हैं वो इवैक्यूएट होना शुरू हो गई हैं। यानी ये चीज इस बात को कंफर्म कर रही है कि उनमें ये खौफ है कि वाकईतन इस एरिया को टारगेट किया जा सकता है कामयाबी के साथ। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, तेहरान को निशाना बनाया गया और इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया, बेरूत को निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह के सबसे टॉप कमांडर को निशाना बनाया गया। तो अब उसका बदला लेना है और बदला ऐसा लेना है कि दुनिया को पता चले कि हां भाई बदला लिया है, खाली बातों वाला बदला नहीं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि जो क्राइम इजराइल ने कमिट किए हैं उसका जो है ना इंसाफ हुआ है, उसका बदला पूरी तरह से लिया गया है। तो इस वक्त नाज़रीन तिल अवीव, सिर्फ और सिर्फ तिल अवीव जो है वो इस वक्त प्राइम टारगेट है। उसके हवाले से जो प्लान्स है वो मंजूर किए जा चुके हैं। इससे पहले फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह एक ऐसा हमला करेगी जो इजराइल की बुनियादें हिला के रख देगा, इजराइल की बुनियादें हिला के रख देगी। हिजबुल्लाह ऐसा हमला करने जा रही है। तो खलबली दुनिया में भी मच गई और इजराइल में भी कि अच्छा ये कौन सा ऐसा हमला होने जा रहा है, ये कौन से ऐसे टारगेट्स हैं कि इजराइल की बुनियादें हिलकर रह जाएंगी। यानी ठीक है वो हमला करें, जैसे जो है वो यमन ने बहुत बड़ा हमला किया, तिल अवीव में बंदे मर गए, सारा कुछ हुआ, सेटलर्स की हलाकतें हुई, जख्मी हुए, तो कामयाब तरीन और अनप्रेसिडेंटेड हमला था। लेकिन बुनियादें हिल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब नाज़रीन एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन से हाई वैल्यू टारगेट इस वक्त लॉक किए जा चुके हैं, जिनके ऊपर प्लानिंग हो चुकी है और उनको कामयाबी के साथ निशाना बनाने की इस वक्त जो मशकें हैं वो भी मुकम्मल की जा चुकी हैं। और इसमें खास बात यह है कि अब वो साइट्स इवैक्यूएट होना शुरू हो गई हैं। यानी इधर से ये प्लानिंग सामने आई है कि ये टारगेट्स हैं और उधर तिल अवीव से खबर ये सामने आ रही है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो साइट्स इवैक्यूएट होना शुरू हो गई हैं। यानी ये अनबिलीवेबल है कि अगर कोई मुल्क कहता है कि हम तिल अवीव के फलां एरिया को वॉर मिनिस्ट्री को निशाना बनाएंगे, तो क्या वॉर मिनिस्ट्री खाली होना शुरू हो जाए? ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन वहां पर वो साइट्स है वो खाली होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब इजराइल कहता है कि हम शाम में अटैक करने जा रहे हैं या लेबनान में, तो आप देखते हैं कि हिजबुल्लाह अपने एरियाज को खाली करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरफेस के ऊपर जितना भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निशाना बनाया जा सकता है। तो ये खौफ पहली बार जब इजराइल में देखा जा रहा है कि इस हमले के मद्देनजर, जो इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी एरियाज है वो खाली किए जा रहे हैं और ये सबसे सिक्योर्ड एरियाज हैं। अच्छा, ये वो एरियाज है जिनको कोई आज तक हिट नहीं कर सका, लेकिन रिपोर्ट ये बता रही है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो ये सलाहियत हासिल कर चुके हैं कि इन एरियाज को हिट किया जा सकेगा एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए। तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे जो ईरान के और हिजबुल्लाह के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो कैसे कामयाबी से इनको निशाना बनाएंगे। आज नाज़रीन दुनिया के हवाले से बहुत बड़ा दिन है, गजा जंग के हवाले से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो मुज़ाकरात जिनका पिछले 5-7 दिनों से बहुत शोर शराबा रहा है, तो आज रात देर तक पता चल जाएगा या अगले मैक्सिमम 10-12 घंटों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। हम सब जानते हैं कि मुज़ाकरात इसराइल की मतलब दूर दूर तक उसमें नहीं है, प्लानिंग में नहीं है, ना ही अमेरिका जो है उस वक्त मुज़ाकरात चाहता है। लेकिन ईरान का और जो हिजबुल्लाह का हमला रुका हुआ था
वो बुनियादी तौर पर इन टॉक्स की वजह से रुका हुआ था। एक तो अमेरिका बयानिया बना रहा था कि देखो हम सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान और हिजबुल्लाह ये रीजनल डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं। अरबों ने भी ईरान को कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, टॉक्स का थोड़ा सा इंतजार कर लें। तो ईरान और हिजबुल्लाह ने बेहतर यही समझा कि 4 दिन अगर बाद अटैक कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इनको एक बार एक्सपोज करना जरूरी है। जो नैरेटिव की वॉर है वो भी तो साथ साथ चल रही है, तो अरबों को भी पता चल जाएगा कि ये सीज फायर नहीं चाहते हैं और बाकी दुनिया को भी पता चल जाएगा। तो ये जो एक भोंडा बयानिया भोंडी कोशिश उन्होंने की है वो भी आज पता चल जाएगी। तो आज सारी चीजें जो है वो क्लियर होने जा रही हैं। जो भी मुज़ाकरात में नाज़रीन आज हिस्सा ले रहे हैं मेडिएटर, सबको ये पता है कि आइदर टू चूज सीज फायर और अ रीजनल वॉर। सबको ये क्लियर है कि अगर आज सीज फायर ना हुआ तो फिर एक रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। और जाहिर बात है शैतानी दिमागों में और भी बहुत कुछ चल रहा होगा। वो टाइम बाय करने के लिए ये भी कह सकते हैं, अच्छा आज हमने एक मीटिंग की है, हमने ये प्रपोजल जब हमास को भेजा है, हम 4 दिनों बाद दोबारा बैठेंगे। तो वो ड्रामेबाज चलने वाली नहीं है। आज का टाइम उनको दिया गया है, वो कोई नतीजा खेज मोड़ के ऊपर पहुंच सकता है तो पहुंचा लें। अरब भी आप दरमियान में बैठे हुए हैं, तो उनको भी पता है कि रीजनल वॉर छिड़ेगी तो किसका क्या होगा, कि सबके लिए तबाही आएगी। तो उन्होंने जो करवाना है वो करवा लें। आज का टाइम है। जब 16 अगस्त में हम दाखिल हो जाएंगे तो समझ लें कि उसके बाद एक एक घंटा आपने बस ये देखना है कि किसी भी लम्हे जो है वो अटैक हो जाएगा। आज पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पेंटागन की जरा हेडलाइन देखिए। पेंटागन सेज एन अटैक बाय ईरान ऑन इजराइल सर्टेनली पॉसिबल दिस वीक, वी नीड टू टेक इट सीरियसली। तो वीक में बाकी दिन ही 3 रह गए, ठीक है। तो कल से लेकर अगले 72 घंटों के अंदर अंदर पेंटागन के मुताबिक जो है वो ईरान हर सूरत हमला करेगा, ये सर्टन है। ये पेंटागन की अभी कुछ देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके सामने रख रहे हैं। इजरायली जो कैबिनेट है नाज़रीन, उसकी मीटिंग होने जा रही है आज रात 9 बजे यरूशलेम टाइम के मुताबिक। और ये मीटिंग जो है ये मुज़ाकरात के बाद रखी गई है, यानी मुज़ाकरात इधर हो जाएंगे, उनका जो भी मामला है वो सामने आ जाएगा, उसके बाद ये मीटिंग रखी गई। और ये मीटिंग भी अंडरग्राउंड है। जब से इस्माइल हानिया वाली वाकया हुआ है, सानिया हुआ है, तो उसके बाद से इजरायली कैबिनेट और नेतन्याहू बंकर से बाहर नहीं निकले। आज भी जो उनकी मीटिंग है वो अंडरग्राउंड ही हो रही है। द इजरायली कैबिनेट सेट टू मीट एट 9 PM टुडे अंडरग्राउंड एट द कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द सिक्योरिटी मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स इन द तिल अवीव। तो वो नेतन्याहू बंकर में यरूशलेम में बैठा हुआ है, इनके कुछ मिनिस्टर जो है वो तिल अवीव में अंडरग्राउंड जो है वो मीटिंग करेंगे। तो ये होने जा रही है। तो इसमें आज दुनिया के पास मौका है कि दुनिया को अगर तबाही से बचाना है तो सब अपना फर्ज जो है वो अदा करें। अब जरा हम आ जाते हैं कि तिल अवीव में इस वक्त खलबली मची हुई है। स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह ये हमला होने जा रहा है। इतनी तैयारी, इतने दिन लग गए और फिर इस्माइल हानिया को शहीद करना, ईरान को ह्यूमिलिएट करना, मतलब ईरान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी डेटरेंस अगर वो आज शो नहीं करता, ये मामूली चीज नहीं है। अगर ईरान आज अपना बदला नहीं ले सका तो समझ लें कि ईरान के तमाम जो हाई ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंट, वो इजराइल के निशाने के ऊपर होंगे। तो अगर उन्होंने अपनी इस इस्लामिक जो रेवोल्यूशन के बाद जो एक वहां पर निजाम कायम हुआ है, इस्लामी निजाम, अगर उसको बचाना है तो अपनी डेटरेंस कायम करना होगी। क्योंकि जब से ये इस्लामी निजाम आया किसी को भी हजम नहीं हुआ। तो सभी तब से लेकर पिछली 4 दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं डिस्टेबलाइज करने की, काउंटर रेवोल्यूशन लाने की, इस इस्लामिक वहां पर जो निजाम है उसको गिराने के लिए। तो अगर सदर निशाना बन जाता है तो ये निजाम कैसे बचेगा भाई? जब सदर ही सिक्योर नहीं है तो वहां कितनी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। और ये जो इस्माइल हानिया का वाकया हुआ, इसके पीछे भी वन ऑफ द रीजन यही थी, ठीक है ना, वन ऑफ द बिग पर्पस यही था कि अंदर एक इतना डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। अभी आप देखें ना कि ईरानी सदर ने अपनी कैबिनेट भी डिसाइड नहीं की थी और उस दिन अटैक किया गया। वो टाइमिंग भी बहुत अहम थी ताकि ये मुल्क जो है वो संभल ही ना सके। तो बहरहाल कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के पास सिवाय इसके कि वो इसी लेवल का अटैक करे। वो तिल अवीव में उन्हीं हाईली सिक्योर्ड एरियाज को निशाना बनाए। और अभी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके आर्मी चीफ, उनका वॉर मिनिस्ट्री, उनके तमाम इंटेलिजेंस हाई ऑफिशियल जहां पर बैठते हैं उसको टारगेट कर लिया गया है। उनकी रिहाइशगाहें भी वहीं पर हैं, वो भी इस वक्त निशाने के ऊपर हैं। और ये जो एरिया जिसको बेसिकली निशाना बनाने जा रहे हैं इसको इजरायली पेंटागन कहा जाता है। यानी पेंटागन एक अमेरिका वाला है, तो इजराइल का जो पेंटागन है यानी उनका जो सबसे अस्करी जो सारा उनकी एसेट्स जहां पर हैं, जहां पर लीडरशिप बैठती है, बिल्कुल जैसे पेंटागन। तो जो इजराइल का पेंटागन है
उसको बेसिकली निशाना बनाया जाएगा। तो अब ये मैं स्पेशल रिपोर्ट सबूतों के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये इस वक्त दुनिया की एक सबसे बड़ी रिपोर्ट बनी हुई है, एक्सप्लेनर, व्हाट आर द सिनेरियोज एंड पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन तेल अवीव। इसमें नाज़रीन बता रहे हैं कि स्टेज जो है वो सेट हो चुकी है, ग्राउंड तैयार है और इस वक्त जो है वो हमला होने करीब है। द स्टेज इज सेट फॉर द रिटेलिएटरी मिलिट्री ऑपरेशन। द नेचर ऑफ द रिटेलिएशन एंड इट्स प्रिसाइज टाइमिंग रिमेन्स श्राउडेड इन द मिस्ट्री। स्टेज सेट है, लेकिन यह हमला कब होगा यह अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। द एम्बैटल्ड रिजीम इन तेल अवीव already grappling with an internal political and social crisis has been paralyzed with the fear कि इस जो शैतानी रिजीम है इसके अंदर ऑलरेडी एक पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस देखा जा रहा है और ये खौफ के अंदर ऑलरेडी पैरालाइज हो चुका है। Illegal settlers have also been fleeing the occupied Palestinian territories in panic, anticipating a response। जो इजरायली सेटलर्स हैं वो ऑलरेडी खौफ के अंदर कि ये हमला होने जा रहा है और उनको भी पता है कि ये कितना शदीद होगा, तो वो वहां से भाग रहे हैं, बैरून मुल्क फरार हो रहे हैं। टारगेट्स इन द तेल अवीव कुड बी द सेंटर्स एफिलिएटेड विद द इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद व्हिच हैड अ की रोल इन द असैसिनेशन ऑफ हानिया एंड फुआद शुक्र। अब ये टारगेट्स यहां से शुरू होने जा रहे हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जो निशाना बनेंगे और इससे आपको पहली बार उन टारगेट्स के बारे में भी पता चलेगा या इजराइल किस तरह से वहां पर ऑपरेट करता है, क्या मामलात हैं। तो इसके बारे में पहली बार ये सारी चीजें हो रही हैं। टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन एंड द फैक्ट दैट साइमल्टेनियस अटैक इन तेहरान, बेरूत एंड इराक वर कैरिड आउट विद ऑर्डर एंड कोऑपरेशन ऑफ द हाईएस्ट इजरायली पॉलिटिकल मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुए तेहरान में और बेरूत में, ये जो उनकी हाई मतलब जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल शख्सियात और मिलिट्री और इंटेलिजेंस, उन्होंने जहां पर बैठकर ये प्लानिंग की, देयर हेडक्वार्टर्स आर द प्राइमरी टारगेट्स, क्योंकि ये सबसे हाई लेवल के टारगेट्स थे जो उन्होंने किए तेहरान में और बेरूत में और फिर दमिश्क में भी अटैक किए। तो वो हेडक्वार्टर्स जहां पर बैठकर ये प्लानिंग की गई वो प्राइमरी टारगेट है। द लाइकलीहुड ऑफ दीज टारगेट इज फर्दर सपोर्टेड बाय रिपोर्ट which says employees of 4 intelligence and military agencies of the Israeli regimes were evacuated on Thursday from their sites in Tel Aviv। रिपोर्ट सामने आई है कि पिछली जुमेरात से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हैं और बाकी 4 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एम्प्लॉयज जो हैं वो इवैक्यूएट कर गए हैं। वो जगह, वो साइट जो कि सबसे सिक्योर थी, वो उन्होंने खाली करना शुरू कर दी हैं। यानी एक होता है ना खाली रिपोर्ट आना, अब ये इसका प्रूफ है कि वो खाली क्यों कर रहे हैं। वो एरियाज जो आज तक जिनके बारे में कोई वो पब्लिक एरियाज थोड़ी हैं, तो वो तो सबसे सिक्योर एरियाज हैं। आज तक कोई सोच भी नहीं सका कि इनको निशाना बनाया जा सकेगा। निशाना बनाना तो दूर की बात है, किसी ने प्लानिंग भी नहीं की। तो वो एरियाज खाली होना शुरू हो गए। तो ये इस बात का सबूत है कि इजराइल बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये निशाना बनने वाले हैं और कामयाबी से बनने वाले हैं। ये आखिर में हम बताएंगे कि कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होंगे। ये भी इस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं अंडरग्राउंड, जहां पर इनका इवन आर्मी चीफ भी बैठता है। दीज हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन द डेंसली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन तेल अवीव नोन एज द गुश्तन। अब इसमें उन्होंने किया क्या है कि अपना जो सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है उसमें ये एक उन्होंने बनाया हुआ है इजरायली पेंटागन जिसको कहते हैं, यानी उनकी तमाम वॉर मिनिस्ट्री, तमाम अस्करी यूनिट्स यहीं पर हैं। ठीक है, उनकी तमाम मिलिट्री लीडरशिप, उनके इंटेलिजेंस हाई ऑफिशियल्स और वो प्राइमरी हेडक्वार्टर्स वो इसी एरिया में हैं। अब देखना, ये तो कहते हैं हमास ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करती है, तो इन्होंने उस जगह के ऊपर अपने वो बनाया हुआ है हेडक्वार्टर्स के, अपनी वॉर मिनिस्ट्री के, जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, यानी सबसे ज्यादा इजरायली सेटलर्स वहीं पर हैं। वेयर हाफ ऑफ द सेटलर पॉपुलेशन ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी लिव्स, आधी सेटलर्स की आबादी वहां पर रहती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द 2 अफोरमेंशन्ड बेसेस इन अनइनहैबिटेड डेजर्टेड एरियाज। 2 बाद में बेसिस बताएंगे हम आपको जो बाहर हैं, डेजर्टेड एरियाज के अंदर है। अमंग देम द एरिया ऑफ एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस इज क्रिया। इन सारे एरियाज में जो सबसे प्राइम टारगेट है वो क्रिया का एरिया। ये क्रिया एक डिस्ट्रिक्ट है इसी तेल अवीव के अंदर, गुश्तन के एरिया के अंदर, जो टोटली एक समझ लें कि अस्करी उनके जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर हैं। टोटल जो अस्करी बिल्डिंग्स है वो इस क्रिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अ डिस्ट्रिक्ट इन द सेंट्रल तेल अवीव, ये सेंट्रल तेल अवीव कह रहे हैं, विच इज द होम टू मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड द मिलिट्री इंटेलिजेंस कैंप
Reban that serves command, administrative, communication and support functions for the Israeli military apparatus। ये जो क्रिया डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है? यहां पर ये घर है, होम है टू द मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस कैंप्स, जिसमें एक कैंप के बारे में बता रहे हैं कि ये कैंप क्या करता है? ये कमांड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, कम्युनिकेशन और सपोर्ट फंक्शन फॉर इजरायली मिलिट्री ऑपरेटर्स, यानी ये सबसे एक नेशनल लेवल के एसेट्स हैं उनके। और ये वाला जो कैंप है वो बता रहे हैं कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और तब से ये सर्व कर रहा है, तब से ये ऑपरेशनल है। तो ये मतलब एक हाई लेवल, हाई वैल्यू टारगेट, नेशनल लेवल का ये टारगेट है। द मेन बिल्डिंग इन द कैंप इज द मैचल टावर। अब वो ओवरऑल हम करिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त फिर रहे हैं। उस करिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी इर्द गिर्द वो गुजदन का इलाका है, इर्द गिर्द सेटलर जो है वो भरे पड़े हैं, दरमियान में वो एक अस्करी उनकी बिल्डिंग्स है, पूरा अस्करी यूनिट, जिसको बेसिकली आप इजरायली पेंटागन कह सकते हैं। ये जो करिया डिस्ट्रिक्ट है इसको आप इजरायली पेंटागन कह सकते हैं कि तमाम उनकी जो अस्करी बिल्डिंग्स हैं वो यहीं पर हैं। ये ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, ठीक है, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी 4-5 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है? एक तो इसमें है मैचल टावर विच हाउसेज द ऑफिसर्स ऑफ द टॉप ब्रास ऑफ द इजरायली मिलिट्री। एक तो यहां पर जो टावर है वो टॉप ब्रास के जो इजरायली मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी रिहायशगाह है। अब बताइए इसके आगे क्या रह जाता है? वो इस वक्त निशाने के ऊपर है जहां पर टॉप इजरायली मिलिट्री ऑफिसर जो है वो रिहायश पजीर होते हैं, यानी वो साथ उनकी रिहायश भी है, फिर वहीं पर दूसरे उनके नेशनल कमांड सेंटर आगे चलकर मैं आपको बताता हूं जो जेरे जमीन वहां पर बने हुए हैं, मतलब वो उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता, यानी वो वहीं पर उनकी रिहायश, क्योंकि वो हाईली सिक्योर, फिर वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और सारे मामलात के वो वहीं पर उनकी रिहायश और फिर वहीं पर साथ ही ऑफिस उनका, सराउंडेड बाय द अदर हाई राइज मिलिट्री फैसिलिटीज सच एज द कम्युनिकेशन ऑफिस मार्गनेट टावर। इसके साथ कुछ और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका मिलिट्री बिल्डिंग है, मिलिट्री फैसिलिटी है, वो कम्युनिकेशन ऑफिस मार्गनेट टावर है। ठीक है, ये 2 टावर सबसे इंपॉर्टेंट उनके वहां पर हो गए। द करिया डिस्ट्रिक्ट नाउन एज द इजरायली पेंटागन, इजरायली पेंटागन के नाम से मशहूर है, is much larger in scope than it looks on the map or is officially recognized due to the underground facilities and classified offices in the nearby area। ये जैसा वहां को जाएगा तो जो दिखता है उससे ये बहुत बड़ा है क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, यानी ऊपर हम देख रहे हैं कि एक ये वॉर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है, साथ इधर एक टावर है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वाला, दूसरा इधर कम्युनिकेशन वाला वो टावर है, 2-4 और बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, लेकिन जो मेन उनकी फैसिलिटीज हैं ऊपर ये वाली सारी बिल्डिंग्स और अंडरग्राउंड उनकी सारी फैसिलिटीज हैं, अंडरग्राउंड जहां पर उनका आर्मी चीफ भी बैठता है। बीनीथ द मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इज द बोर द हेवीली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड, ये लाइन सुनिएगा, नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर दैट इज लोकेटेड अ फ्यू ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये ऊपर बिल्डिंग्स, उसके नीचे एक मतलब अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं जिसमें उनका नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर है, यानी मुख्तलिफ कमांड सेंटर होते हैं लेकिन एक नेशनल लेवल का जो कमांड सेंटर होता है जहां से जैसे तेहरान का ऑपरेशन है, जैसे बेरूत का ऑपरेशन है, या बाकी जब वॉर चल रही होती है, जो नेशनल कमांड सेंटर जहां पर वजीर आजम बैठा होता है, आर्मी चीफ बैठकर सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी जो टॉप उनकी लीडरशिप, नेशनल कमांड सेंटर है ना, कोई भी ऑपरेशन यहां से, तो वो इस वक्त निशाने के ऊपर है। इसके अलावा नाज़रीन 3 मिलिट्री फैसिलिटीज हैं ऑन द एज ऑफ तिल अवीव मेट्रोपॉलिटन एरिया और आल्सो द पॉसिबल टारगेट्स स्पेशली इन द केस ऑफ न्यू इजरायली अटैक एंड फर्दर एस्केलेशन। ये सारा तिल अवीव का बता दिया। अब तिल अवीव के एजेस के ऊपर यानी उनकी सराउंडिंग में 3 ऐसे टारगेट्स हैं जो फर्दर एस्केलेशन में आगे निशाना बनेंगे। उनमें से एक इंटेलिजेंस यूनिट 8200, ये सबसे उनका एक फेमस 8200 इंटेलिजेंस यूनिट है, ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है और बहुत इसके लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं, ये सबसे एक स्पेशल यूनिट है। उसकी जो बेस है उसको निशाना बनाया जाएगा। फिर वो बता रहे हैं कि यहां पर जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होती है, फिर फर्दर फॉरवर्ड किया जाता है इसको टू मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड अदर इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी। यहां पर दुनिया भर से इंटेलिजेंस आती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके फिर आगे जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो एक और बेस है तिल अवीव के साथ ही, वो पल्मा चीन, बहुत फेमस उनकी एयर बेस है, फ्यू किलोमीटर साउथ ऑफ द मेट्रोपॉलिटन एरिया, द मेन बेस फॉर द इजरायली रिजीम ड्रोन, मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम्स। ये जो पल्मा चीन एयर बेस है बहुत स्पेशल, और ये उनके ड्रोन्स के लिए, उनके मिसाइल्स के लिए और स्पेस प्रोग्राम्स के लिए ये स्पेशल बेस है, इसको भी निशाना बनाया जाएगा। और फाइनली देयर इज अ वास्ट मिलिट्री जोन अराउंड द तेल नोफ एंड सदोत
मीचा एयर मिसाइल बेसिस बिटवीन तिल अवीव एंड ऑक्युपाइड यरूशलेम। तिल अवीव और यरूशलेम के दरमियान ये दो इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। इनमें क्या है, ये लाइन सुनिएगा, नुमेरियस स्क्वाड्रंस यहां पर उनके खड़े हुए हैं, स्पेशल फोर्सेस यहां पर हैं, मिसाइल सिलोज एंड बंकर्स हैं, आर्म्स वेयर हाउसेज हैं, एंड इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर स्टेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, ये सारे निशाने के ऊपर हैं कि तिल अवीव और यरूशलेम के दरमियान ये दो बेसेस हैं जहां पर स्पेशल फोर्सेस हैं, जहां पर स्क्वाड्रंस हैं, जहां पर उनके आर्म्स वेयर हाउसेज हैं, यानी असलहा के जो वेयर हाउसेज हैं वहां पर हैं, और न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी यहां पर पड़े हुए हैं। तो ये जो इजराइल न्यूक्लियर करता है ना, तो ये न्यूक्लियर भी वाला तजर्बा भी करके देख ले। उनको भी अब पता लग गया है, अमेरिका को भी अब पता लग गया है कि जो है ना ये न्यूक्लियर वाला तजर्बा ये उल्टा पड़ेगा। हसन नसरुल्लाह भी इससे पहले बात कर चुके हैं, हमारे कुछ ऐसे मिसाइल ऐसी जगह पर डिप्लॉयड हैं जो किसी को पता भी नहीं है, और वो डायरेक्टेड हैं इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। तो वो धमाका जो ये हमारी तरफ करना चाहेंगे, जो बेसिकली इनकी तरफ होगा, विद इन मिनट्स होगा। फिर द वाइडर मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ तिल अवीव इज आल्सो होम टू न्यूमेरियस फैक्ट्रीज, मिलिट्री बेसेस एंड अदर रेजिम बिल्डिंग्स। कि ये जो मेट्रोपॉलिटन, फिर हम वही वापस करिया के मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ गए। यहां पर और क्या है, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनकी मिलिट्री बेसेस हैं। अब ये सारा कुछ उन्होंने तिल अवीव के इन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में बना रखा है। आज तक तो कोई इसको टारगेट नहीं कर सका, तो वो सिक्योर है, और फिर एक ह्यूमन शील्ड भी उन्होंने वहां पर बनाई हुई है, तो ये टारगेट होने जा रहा है पहली बार। अब आ जाते हैं नाज़रीन के ये टारगेट कैसे होगा, और जो आर्मी चीफ का ऑफिस है, लॉन्ग स्टेयर्स लीड डीप इनटू द ऑपरेशन रूम, कि वो जो अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स है उसमें भी नीचे हम बहुत चले जाते हैं, तो वहां पर ऑपरेशन रूम्स हैं, वेयर रिजीम ऑफिसर्स प्रिपेयर, ऑर्गेनाइज एंड डिस्कस फर्दर वॉर्स। ये जरा लाइनें चेक करते जाइएगा कि वो ऑपरेशन रूम जो बहुत नीचे अंडरग्राउंड फर्दर स्टेयर्स नीचे जाती हैं, जहां पर बैठकर क्या होता है, इनके ऑफिसर्स बैठकर मजीद जंगें डिस्कस करते हैं विद देयर नेबर्स, अपने हमसायों के साथ, जैसे सीरिया, लेबनान एंड पैलेस्टाइन, जहां पर बैठकर ये सारे शैतानी खेल प्लान किए जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा तो कुछ सिक्योर एरियाज हो नहीं सकते। यही है इजराइल की बुनियादें हिला देने वाला। ऐसे ही बुनियादें हिलेंगी ना कि जहां पर बैठकर वो उनका आर्मी चीफ बैठा हुआ है, कमांड सेंटर, नेशनल कमांड सेंटर, और जहां पर बैठकर वो ये सारी जंगें डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग द ऑनगोइंग जेनोसाइडल वॉर अगेंस्ट गाजा। जहां पर अभी भी ये बैठकर गजा की जो जंग है डिस्कस होती है, जहां पर मीटिंग्स होती हैं, वो इस वक्त हिट होगा। इवन डीपर, इससे भी अगर नीचे चले जाएं, देयर इज चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम। यहां पर चीफ ऑफ स्टाफ और फिर उसका कॉन्फ्रेंस रूम विद यू शेप्ड टेबल एंड अ वॉल लाइंड विद प्लाज्मा टीवी स्क्रीन। यहां पर एक अब ये डिटेल्स नहीं है, यहां पर एक टेबल पड़ा हुआ है जो यू शेप का है, और प्लाज्मा स्क्रीन एक लगी हुई है, जहां पर टॉप ऑफिसर्स मीट करते हैं वीकली फॉर हाईली क्लासिफाइड डिस्कशंस एंड अ रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स। जहां पर सबसे जो क्लासिफाइड और हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती हैं, वो उस जगह पर, वो जो यू शेप का टेबल है जहां पर प्लाज्मा स्क्रीन भी लगी हुई है, यानी वो इतना क्लासिफाइड एरिया, लेकिन वो बता रहे हैं कि अच्छा इसमें ये, इस कमरे में ये चीजें रखी हुई हैं, वहां पर बैठकर जो डिस्कस ये करते हैं वो निशाना बनेगा। द फैसिलिटी इज रिलेटिवली वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक्स बाय शॉर्ट रेंज मिसाइल, क्रूज मिसाइल एंड कमकीजी ड्रोन्स। ये जो सारी फैसिलिटी है ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, किससे? शॉर्ट रेंज मिसाइलों से, क्रूज मिसाइलों से और कम कीजी ड्रोन से। बट मतलब ये तो अब प्रोटेक्टेड होगी, अब इसको निशाना कैसे बनाया जाएगा? बट नॉट फ्रॉम लार्जर बैलिस्टिक मिसाइल विद डीप पेनिट्रेशन पावर एंड अ 1 टन हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड, सो इट इज अ हाई वैल्यू टारगेट। ये शॉर्ट रेंज मिसाइलों से तो है, कम कीजी ड्रोन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर लार्जर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाएं जिनका जो वेट है वो 1 टन हो, तो फिर ये पेनिट्रेट कर जाएंगे और ये सारे जो है वो हिट हो जाएंगे। यानी पहली बात इंफॉर्मेशन आ गई। दूसरी बात ये कि वेपन कौन सा इस्तेमाल होगा, क्या हमारे पास वो वेपन है? आज तक तो ये एरियाज टारगेट नहीं हुए, तो क्या हमारे पास वेपन है? तो अब जरा हम देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल हो 1 टन वाले, तो फिर वो जो पेनिट्रेट कर जाएंगे और उसको हिट करेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं ये हिट कैसे होंगे। अगर हम 1 टन की रेंज देखें तो हमें पता चलता है कि यहां पर तो लाइनें लगी हुई हैं। ईरान ने और हिजबुल्लाह ने तो बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ है, और उन्होंने इसी मकसद के लिए रखा हुआ था, ये बनाई इसी मकसद के लिए गए थे। अब इसमें अगर हम देखें तो बेतहाशा उनके पास मिसाइल है, एक मिसाइल नहीं है। 1 टन जो नाज़रीन होता है ना, उसमें होता है
1000 किलोग्राम, ठीक है, 1 टन के अंदर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो खुरमशीर एक उनका बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज है और ये कैरी करता है 1800 किलोग्राम, यानी 1000 किलोग्राम के ऊपर 1 टन होता है, ये ऑलमोस्ट 2 टन कैरी करता है, वहां पर सिर्फ 1 टन चाहिए, ठीक है। और ये बहुत बड़ी तादाद में खुरमशीर उनके पास पड़े हुए हैं। फिर जो उनका सबसे एलीट मॉडल है शहाब, इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और ये वजन कैरी करता है 1000 केजी, यानी बिल्कुल 1 टन का। ये उनका एक एलीट मॉडल, इसकी रेंज ज्यादा है, उसकी रेंज है 2000 पिछले वाले की, और वो 2 टन कैरी कर सकता है। ये 4000 रेंज के ऊपर चला गया है, यानी ये बहुत आगे तक, अब मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन बहुत आगे तक जाकर हिट कर सकता है, और इसका जो एक्सप्लोसिव कैरी करता है वो 1 टन है। इसी तरह गायम उनका है, ये भी 1000 कैरी करता है और उसकी रेंज भी 3000 से 4000 किलोमीटर है। फिर जुलजना उनके पास है, उसकी भी सेम रेंज और सेम जो एक्सप्लोसिव कैरी करता है, यानी 1 टन। तो बेतहाशा मिसाइल पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी स्टोरेज पड़ी हुई है, तो ये 1 टन वाला तो काम ही कोई नहीं है। तो जब नाज़रीन डीप स्टेट और नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने ईरान को ख़त्म करना है और जंग करनी है, तो इसराइल के अंदर भी और वहाँ वाशिंगटन में भी बहुत सारे सेंसिबल ऐसे तबके हैं जो देख रहे हैं कि ये जंग महंगी पड़ेगी, तो इनको शौक पूरा कर लेने दें। जब ये सैकड़ों मिसाइल बरसेंगे इस एरिया के ऊपर, तो और देखें ईरान इतना बड़ा मुल्क है, वो बमबारी को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इनकी इस छोटी सी इजरायली पेंटागन करिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल गिर गए ना, तो इजराइल इसको कैसे अफोर्ड करेगा, मुझे बताइए, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। आज दुनिया के लिए बड़ा दिन है, मुज़ाकरात हो जाए, जंगबंदी हो जाए तो बेहतर है, लेकिन जो इनको जंग का शौक चढ़ा हुआ है, अब मैंने आपके सामने सबूतों के साथ रख दिया है कि बुनियादें कैसे हिलने वाली हैं, और जो सबसे नेशनल कमांड और आर्मी चीफ किया और सब वो उड़ा के रख देनी है हिजबुल्लाह ने, बिल्कुल। और न्यूक्लियर साइट्स भी निशाने के ऊपर है। अभी तो जारी बात है न्यूक्लियर साइट नहीं हिट होंगी, लेकिन अगर ये मजीद एडवेंचर करेंगे तो फिर वो भी हिट होंगी। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।